नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और न्यूज रूम से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया गया और तकरीबन आधे किलोमीटर तक पुलिस की टीम को लोगों ने दौड़ाया है। आधे किलोमीटर तक ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को खदेड़ा गया है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने इस दौरान पथराव भी कर दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी, जिस दौरान ग्रामीणों के आक्रोश का सामना पुलिस वालों को ही करना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर आग बबूला ग्रामीण जो हैं वो पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। भागलपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें पुलिस वालों को आक्रोश का सामना करना पड़ा निर्माणों के, और जान बचाकर पुलिस टीम जो है यहां से भागती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और इसी दौरान यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन ग्रामीण यहां इकट्ठा होते हैं और उसके बाद ये ग्रामीण उग्र होते हुए पुलिस टीम पर ही पथराव कर देते हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके से पुलिस टीम जो यहां पर पहुंची थी उसे आधे किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है ग्रामीणों की तरफ से। फिलहाल इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सहयोगी आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या पुलिस टीम अब इस अतिक्रमण के काम को जो कराने के लिए पहुंची थी उसे छोड़कर हट चुकी है? जी, अभी तक जो है पुलिस वहां से हट चुकी है और अब जो है जो गिरफ्तारी के लिए जो लगातार छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो ठेकेदार जो काम कर रहे थे उन्होंने सूचना दिया था कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके कारण से सड़क बनाने में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद जो है अंचलाधिकारी के द्वारा वहां पर नापी भी कराई गई थी, जिसमें साफ तौर पर पाया गया था कि गाँव के लोगों ने अतिक्रमण किया है। जिसके बाद ये पुलिस वहां पहुंची थी अंचलाधिकारी के साथ, लेकिन जो ग्रामीण है वो काफी क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था आशीष कि यहाँ पर इसको लेकर नाराजगी जाहिर की जाएगी, विरोध जाहिर किया जाएगा और ग्रामीण इस कदर उग्र हो सकते हैं? क्या पुलिस बल की वहां पर संख्या सीमित थी? जी, तो थाने की जो पुलिस होती है बस वही वहां पहुंची थी। पुलिस को ऐसी आशंका नहीं थी कि यहाँ पर लोग इतना उग्र हो जाएंगे और पुलिस पर हमला कर देंगे, जिसको लेकर जो है थाना प्रभारी जो है अब कम फोर्स के साथ वहां गए थे, जिसके बाद उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। और क्या टीम एक बार फिर से ज्यादा तादाद में पुलिस बल की संख्या के साथ पहुंचेगी अतिक्रमण हटाने के लिए? कोई जानकारी आप तक? जी, अब जो है वहाँ पर काफी संख्या में फोर्स जो है अब डिप्यूट किया गया है और अतिक्रमण का काम जो है आज एक बार फिर से वहाँ पर हटाने का प्रयास किया जाएगा। और काफी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पुलिस लाइन से वहाँ भेजी जा रही है, जिसके बाद वहाँ अतिक्रमण जो लोगों ने किया है उसको वहाँ से जबरन हटाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो मनरेगा के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा था और उसी दौरान देखिए यहाँ पर पुलिस टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन लोगों की नाराजगी का सामना पुलिस वालों को करना पड़ा। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में जुलाई तक स्कूल कॉलेज यानी शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, शैक्षणिक संस्थान जुलाई तक बिहार में नहीं खुलेंगे। कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, ये जुलाई तक नहीं खुलेंगे। हालात पूरी तरह जब तक सामान्य नहीं हो जाते तब तक ये नहीं खुलेंगे। हालात के सामान्य होने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए ये नियम लागू रहेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान जो है वो जुलाई तक नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे। हालात जब सामान्य होंगे तब जाकर इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकारी हो या प्राइवेट, तमाम संस्थाओं पर, स्कूलों पर यह नियम लागू रहेगा। और रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन से जुड़े हुए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोचिंग संस्थान, तमाम के लिए कहा जा रहा है, तमाम संस्थाओं के लिए कि जुलाई तक नहीं खुलेंगे। कब खुलने का उम्मीद जताई जाए खुलने की? देखिए, लॉकडाउन 4 आज पूरा हो रहा है और जो आपदा प्रबंधन कमेटी है, जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसकी बैठक के बाद आज फैसला हो जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन खत्म होगा या फिर जो नाइट कर्फ्यू मोड में, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल से बिहार में अनलॉक लागू होगा और नाइट कर्फ्यू मोड में चलेगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जो शैक्षणिक संस्थान जो उम्मीद बनाए हुए थे कि कोरोना क्राइसिस में यह फैसला होगा कि शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन खबर यह है कि अब जुलाई तक
जो भी शैक्षणिक संस्थान है, यानी जो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी हो या फिर स्कूल कॉलेज, तमाम शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान तक जुलाई तक नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अभी शून्य करने की जो बात आ रही है कि सरकार की पूरी तरह से मंशा है कि जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ऐसे में स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये बैठक की है और ये फैसला लिया है कि शैक्षणिक संस्थान जुलाई तक नहीं खोले जाएंगे। जुलाई के बाद हालात सामान्य होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जी अनूप। रजनीश, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके शिक्षकों तक वेतन पहुंचते हैं, लेकिन जो निजी संस्थान चलाने वाले लोग हैं उनके सामने आर्थिक समस्या है। जब जुलाई तक ऐसे संस्थान नहीं खुलेंगे, उनके सामने ये पाबंदी लगाई जा रही है, तो इसको लेकर भी सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, इस बाबत जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसने सरकार को कई बार पत्र भी लिखा है, हालांकि इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो आर्थिक तंगी है उस हालात से शिक्षकों के साथ साथ जो स्कूल प्रबंधन है, कोचिंग संस्थान है, उनको कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ रहा है और ये विकट समस्या है। बता दें आपको कि लगातार पिछले 2 साल से जो अर्थव्यवस्था की हालत हो गई है शैक्षणिक संस्थानों को, बिगड़ती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा बिंदु है, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए ताकि जो शिक्षक हैं वो भुखमरी कगार पर नहीं हो। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अनूप, जिस तरीके से अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिसे सरकार को ध्यान में रखने की जरूरत है और इसमें शिक्षक जो है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर भोजपुर से है, जहां पर सिटी राइड बस जो है अचानक से हादसे का शिकार हो जाती है और इस हादसे में 9 लोग जो हैं जख्मी हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और इनमें से 4 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अचानक आज सुबह यह हादसा हुआ और फिलहाल बताया जा रहा है कि घायलों में ज्यादातर लोग जो है वो रोहतास के विक्रमगंज के रहने वाले हैं। इधर गोपालगंज में एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसान को बुलाया गया घर से, उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। उसे वहां फेंक कर वो लोग वहां से चले गए, लेकिन इसके बाद जब किसान को गोरखपुर ले जाया गया इलाज के लिए, वहां उसकी मौत हो गई। हालांकि पड़ोसी गुड्डू मांझी के साथ एक और व्यक्ति पर परिजनों ने घर से बुलाकर ले जाकर मारने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला कुचायकोट के रामपुर खरिया गांव का है। परिजनों के मुताबिक पड़ोसियों ने वीरेंद्र मांझी को अपने घर से बुलाया, उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद अस्पताल ले जाएगा उसे, जहां उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गोइल बोलो पटदारी में के गुड्डू नाम के हूँ, लेके गोइल बड़न, दारू पियले बड़न, मरले बड़न, मार के फेंक दिले बड़न। फेंक के कहाँ फेंक ले रहा? कौन हाई स्कूल? सनहौला हाई स्कूल लगे, हाई स्कूल के लगे। और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए, ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये रिपोर्ट है दर्द दियारा की बेदर्द दास्तान। क्योंकि दियारा इलाके में रहने वालों लोगों के सामने जो इम्तिहान होते हैं वो कई स्तरों पर होते हैं। सड़क नहीं होती है, पगडंडियों का सहारा होता है, खेत जो हैं वो कभी भी और हर साल कहिए कि नदी में विलीन हो जाते हैं और हर बार विस्थापन का दंश इन इलाके के लोगों को झेलना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपके बेहद काम आने वाली है। दुनिया मंगल तक पहुंच चुकी है, चांद पर बसने की प्लानिंग हो रही है, मौसम चुनावी होता है तो ये सारी बातें यहाँ भी खूब होती है। दावा किया जाता है कि जीत मिलती है तो जिंदगी संवार दी जाएगी। इन्हीं दावों के बीच चुनावी वक्त गुजर जाता है और जिंदगी जस की तस रहती है। हारने वालों से जवाब मांगा नहीं जाता और जीतने वाले जवाब देने के लिए मिलते नहीं। राजधानी पटना से चंद किलोमीटर की दूरी पर दानापुर दियारा का दर्द यही है। हजारों की आबादी यहाँ बसती है और जनता विकास को तरसती है। आपको जानकर भले ही हैरानी होगी, लेकिन यकीन मानिए हकीकत यही है। दियारा के इलाके के रहने वाले लोगों की नियति बन चुकी है यह तस्वीर। पीपा पुल ठीक इसके बगल में है और पीपा पुल अब पूरी तरीके से टूट चुका है, 2 भाग में बट गया है और उसके बाद
जो लोग हैं सालों भर जब तक पीपा पुल फिर से नहीं बन जाएगा, इसी तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई किलोमीटर की पैदल यात्रा इस चिलचिलाती और भीषण गर्मी में पूरी करते हैं और उसके बाद बोट पकड़कर उस पार जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, सालों से यही होते रहा है और हर साल ये लोग वोट देते हैं। इनके विधायक होते हैं, इनके जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी लोग ठगे जाते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से। दानापुर दियारा के लोगों के लिए सरकार ने पीपा पुल बनाया है, लेकिन पीपा पुल तक पहुंचने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते हैं। तपती गर्मी में कई किलोमीटर की पैदल यात्रा बच्चों के साथ पगडंडी पर करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले पीपा पुल भी तेज आंधी और बारिश में टूट चुका है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे दोहरी मार झेल रहे हैं। शहर जाने के लिए लोग पैदल घाट तक पहुँचते हैं और फिर नाव की सवारी करते हैं। जान जोखिम में डालकर ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बहुत दिक्कत होता है, नाव पर चढ़ते जाना है आना है, बहुत दिक्कत चढ़ने में उतरने में। हाँ तो देख रहे हैं, बहुत देर में देवे तरते हैं। आश्वासन मिला होगा कि कभी व्यवस्था की जाएगी। वो हर बोलते हैं लोग, बच्चे नहीं तरते हैं। यही स्थिति होता है, हर साल होता है। दम पैदल आना जाना लग जाता है। मैंने अभी आप लोग बोली होंगी मुखिया को, विधायक को, सबको बोलते हैं, कोई सुनाइए नहीं देता है। हम लोग तो बोलबे करते हैं लेकिन सुनता है सब। चिराग तले अंधेरे की बात दानापुर के दियारा के लोग बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद बाकी है। उम्मीद ये है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो इनके दर्द को समझेगा और फिर दियारा की तकदीर बदल देगा। लेकिन वो वक्त कब आएगा, इसका जवाब इनके पास फिलहाल तो नहीं। सवाल यही है कि हम बुनियाद की बात कर लें, विकास की बात कर लें, लेकिन हकीकत जो है वो धरातल पर कुछ और ही दिखती है। क्यों नहीं सोचते हैं लोग इस दियारा के इलाके के रहने वाले लोगों के बारे में? इनकी आखिरकार क्या गलती है? कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात मुजफ्फरपुर में आने वाले एक नए खतरे की। जी हां, हम चमकी बुखार की बात कर रहे हैं। मौसम बदलने के बाद मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का खतरा बढ़ गया है और इसे लेकर अस्पताल जो एसकेएमसीएच पूरी तरह से तैयार है, ये कहा जा रहा है। अस्पताल में इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। 102 बेड तैयार किए गए हैं। इसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि बारिश के बाद कड़ी धूप बच्चों के लिए खतरनाक होती है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। परिजनों से अपील है कि बीमारी का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत वो उसे अस्पताल लेकर आए। हमारे सहयोगी सुधीर ने इसका जायजा लिया। बच्चों की जानलेवा बीमारी एईएस से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें 1000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। अयास के बाद एक बार फिर यहाँ देखा जा रहा है कि बारिश हुई और उसके बाद तापमान बढ़ गया, तो ऐसी दशा में हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ गई है और यही वो हालात होते हैं जब एईएस के केसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों पर उनका अटैक होता है। हम लोग डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी हैं, विशेषज्ञ हैं, यहाँ के अधीक्षक भी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि ये जो माहौल है इसमें बच्चे को किस तरीके से गार्जियन प्रोटेक्ट करें ताकि उनमें ये खतरा नहीं हो। ये माहौल जो भी बनी है हीट एंड ह्यूमिडिटी का, ये सही में बच्चा के लिए बहुत खतरनाक है और हम लोगों ने प्रचार प्रसार में भी यही सबको प्रचार प्रसार में यही हम लोग कहते हैं कि इस पोजीशन में बच्चे पर एक्सेस ध्यान देना है, उसको दिन भर अपने नज़र पर रखें, धूप में खेलना ना दे, घर में ही रखें और रेगुलर इंटरवल पर कुछ खाना पानी खासकर लिक्विड डाइट जरूर दें। लिक्विड डाइट के लिए हम लोग ने आंगनबाड़ी वर्कर के तरफ से ORS का पैकेट बंटवाया है, ORS को पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं, बहुत अगर चॉकलेट अलाउ करता तो नारियल पानी पिलाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इवनिंग मील जो है रात का खाना वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं, थक जाते हैं, थक के उसको 5 से 6 बजे से बहुत नींद आने लगती है। वो नींद क्या कहिएगा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो बच्चा शाम में एकाएक थक के सोने लगे, समझिए वो डेंजर है, हो सकता है नेक्स्ट डे उसको कन्वर्सन के अटैक हो जाए। तो उस कंडीशन में अभिभावक से मेरा अनुरोध है, उस कंडीशन में बच्चे को जरूर उठा के खाना खिला के तब फिर सलाह दें। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात है कि लेट मॉर्निंग में जैसे 3 बजे का सुबह के 4 बजे बच्चे पर जरूर गौर करें। हो सकता है बहुत बच्चा आपको बेहोश मिलेगा उसमें, क्योंकि लेट नाइट में ब्लड शुगर की कमी होने लगती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन बच्चा को कभी कभी कन्वल्सन होता भी या नहीं भी होता है, लेकिन बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मदर फादर कभी जाते हैं बच्चे के पास तो बच्चा मेरा बच्चा तो बेहोश है,
पता नहीं बेहोश कितने घंटे से रहा होगा। उस कंडीशन में तुरंत उसको नियरेस्ट पीएससी या हेल्थ सेंटर या नियरेस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। और अब पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी सरकार से ये अनुरोध किया है, अपील की है कि देखिए जो स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए पटना जू कह लीजिए या फिर गांधी मैदान कह लीजिए, साथ ही साथ इको पार्क, जितने भी पार्क हैं उन्हें खोल दिया जाना चाहिए ताकि लोग वहां पर पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ ले सकें, एक्सरसाइज कर सकें, मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और अब उनकी अपील के बाद असर भी शुरू हो गया। अपील के बाद पटना जू को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा कि सरकार फैसला क्या देती है, क्या सुनाती है, क्योंकि इसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चलती हुई। अनलॉक की तरफ बिहार जो है वो बढ़ रहा है और इससे लेकर अब से कुछ वक्त बाद महत्वपूर्ण फैसला भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं हर स्तर पर की जा रही हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने पटना जू में हो रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया है। पाटलिपुत्र के जो सांसद हैं उन्होंने मांग भी किया है कि पार्क जो है वो खुले जाए, जू जो है वो खुले जाए। और इसको लेकर के देख सकते हैं कि अभी से ही पटना जू जो है वहां पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो चूंकि लगातार होता रहा है, लेकिन अब चूंकि संकेत मिलने लगे हैं कि जू खुल सकता है मॉर्निंग वॉक के लेकर के, तो यहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नीचे ये देखिए ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पे जो है वो दवा जो है डाली गई है, केमिकल जो है वो डाला गया है ताकि जो लोग आए तो वो इससे होकर के अंदर जाएंगे। शूज है या पैर है वो डाल करके अंदर जाना होगा और उसके बाद ही वो जो है मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। अगर सरकार की तरफ से ये अनुमति मिलती है कि मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है जू में या पार्कों में, तो वैसी स्थिति को देखते हुए पहले से ही जो है जू प्रशासन पूरे तौर पर तैयारी में जुटा है। जगह जगह जो है पूरे तौर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और ये जो है पहल जो है वो जो मांग किया है रामकृपाल यादव ने, सांसद ने जो है जो मांग किया है, तो उनकी मांग को देखते हुए ही जू प्रशासन भी जो है वो अलर्ट हुआ है। और ये संकेत भी मिल रहे हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद जो भी निर्णय हो गए उसमें जू, पार्क या वैसे स्थानों को जो है वो खोला जाएगा जहां पे लोग आकर के मॉर्निंग वॉक किया करते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जू प्रशासन जो है वो तैयारी में जुट चुकी है और उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात श्रावणी मेले पर बने संशय की। जी हां, इस बार भी श्रावणी मेले पर संशय बना हुआ है। पिछली बार देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया था और इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर यहां संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मंदिर पर आश्रित लोगों की स्थिति खराब हो गई है। दुकानों के बंद होने से दुकानदारों को काफी नुकसान भी हो रहा है। दुकानदारों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष श्रावणी मेला कोरोना के भेंट चढ़ गया था। इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर के कारण अब तक श्रावणी मेला 2021 पर संशय बरकरार है। इस वक्त हम खड़े हैं मंदिर के सिंह द्वार पर और कुछ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि क्या इस वर्ष श्रावणी मेला लगना चाहिए और अगर लगना चाहिए तो किस तरह से। तो हम यही कहेंगे जब तक सब आदमी इंजेक्शन नहीं ले लेता है तब तक श्रावणी मेला के विषय में सोचना गलत है। इंजेक्शन ले लेगा, जैसे कल हमने समाचार में देखा जो 1 लाख का अब है रोग, पहले 4 लाख था अब 1 लाख और धीरे धीरे घटिए रहा है। लेकिन इसमें निर्णय लेने का अधिकार हमारे महामंत्री जी को है। दिक्कत तो बहुत है, तो देख ही रहे हैं। अगर पिछले 1 साल तो सावन नहीं लगा, इस बार नहीं लगा, तो मुझे लगता है कि 80% लोग रोड पे आ जाएंगे। उन्हें लोगों के पास हाथ फैलाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए सरकार एक उचित व्यवस्था करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करा के श्रावणी मेला का आयोजन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग वैक्सीनेशन का कार्य करने के बाद ताकि लोग भी सुरक्षित रहे और इन पे जो आर्थिक मार पड़ी है उसे रोका जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अब बात कटिहार के किसान की, जो किसान इस वक्त बेहद परेशान है। उनकी परेशानी की वजह भी जान लीजिए। ये लोग परेशान हैं अपने आम को लगी एक अजीब बीमारी को लेकर। जी हां, आम के ऊपर काले धब्बों ने इन किसानों को परेशान कर दिया है। इनके हर फसल जो है वो इस रूप में सामने आ रही है और इसे लेकर इन्हें बाजार की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। इसे लेकर ये किसान परेशान हैं। छिड़काव भी कराया लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो जानकार हैं कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जिन इलाकों में ईंट भट्टे ज्यादा हैं वहां पर इस तरह के आम में
बीमारियों का आना साफ नजर आ रहा है। और ये एक बड़ी वजह है कि चिमनी के धुएं की वजह से इस तरह से आम जो है वो दागदार हो रहे हैं। महामारी के कारण लगता है कि कुछ प्रकोप हो गया है बगीचा में भी। पूरा हम लोग का किसान का जितना भी बगीचा से फसल वाले सब हैं, सबसे व्यापारी सबसे हम लोग बात करते हैं तो हर व्यापारी का जो है इस तरह का नुकसान काफी मात्रा में हो रहा है। आम में कोरोना का कोई लक्षण दिखे अब तक तो ऐसा नहीं किसी भी शोध ने बताया है। और जो रोग लगी है उसको आम का काला सीरा रोग कहते हैं, किसान भाई इसको अपनी भाषा में कोयलकी रोग भी कहते हैं। और चूंकि कोरोना के कारण जो एक निराशा का माहौल बना है तो उसको किसान बंधु कोरोना से जोड़ दे रहे हैं। इस रोग का लक्षण उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहां पर ईंट के भट्टे नज़दीक में हैं। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पलामू का बेतला नेशनल पार्क पिछले 1.5 सालों से बंद है और इसकी वजह से यहां बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि पूरे गांव के लोग पार्क पर निर्भर करते हैं। यहां कई ऐसे गाइड हैं, रजिस्टर्ड गाइड, जो यहां लोकल गाइड का भी काम करते थे, जो बेरोजगारी में बेहाल हो गए हैं। कईयों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है तो कई कर्ज में डूब गए हैं। सभी लोकल गाइड दिन भर पार्क के मेन गेट के पास बैठकर उम्मीद भरी निगाहों से ताकते रहते हैं, लेकिन रोज निराशा ही हाथ लगती है। पार्क तो बंद 1.5 साल लगभग हो ही गया। अब मेन मुद्दा है कि पार्क में जब भी टूरिस्ट आता है तभी हम लोग को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। वो रेट बना हुआ है, एक गाड़ी घुमाते हैं 150 रुपया मिलता है 1 घंटा। जब टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है तो हम लोग घुमाएंगे कहाँ से? निर्भर इसी पर थे। अब उम्र भी ज़्यादा हो गया, अब हम लोग कहीं काम में जा भी नहीं सकते हैं। लोकल गाइड को तो सर खाने के तबाह हो गया है। खाना पीना रहना सब मुश्किल हो गया है, कपड़ा लता दुनिया जहान सब चीज़ मुश्किल है सर। लॉकडाउन होने से हम लोग का इतना बड़ा परेशानी हुआ है सर, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग 10 रुपया के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ से 10 रुपया मिलेगा। हम बेतला नेशनल पार्क पूरे गांव के लिए एक अर्थव्यवस्था के रूप में है। यहाँ गांव के हर लोग यहाँ से कुछ पैसों की कमाई करते हैं। ऐसे में पिछले 1.5 सालों से यह बेतला नेशनल पार्क बंद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह पार्क का मुख्य द्वार है और 1.5 सालों से लगभग यह पार्क बंद है। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोकल गाइड के रूप में काम करने वाले ग्रामीण बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है। लोग पैसों के लिए मुहताज हो गए हैं। कई के घरों में खाने तक की व्यवस्था नहीं है, कई घरों में शादियां हैं तो पैसों के अभाव में नहीं हो पा रही हैं। लगभग 1.5 सालों से पूरे गांव की स्थिति यही है, क्योंकि यह पूरा गांव आपको बता दें कि बेतला नेशनल पार्क के सहारे ही इनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सबों के सामने घर चलाने की स्थिति गंभीर हो गई है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।